हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मेहनत से स्टडी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंट ईयर में ही रिजल्ट देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप लोग मेहनत करते जाइए और हताश होने की बात नहीं है। बहुत आसान फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसको आप अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से यदि पढ़ते हैं, आपको पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो आपको निश्चित रूप से फिजिक्स आपके हाथ में होगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में, और उसमें एक बार चलिए आपको मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। फास्टली आप लोग केवल सुनते जाइएगा। फिजिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब ऐसा क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे मास को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं। फिर ऐसा क्वांटिटी जिसको आप नहीं मेजर कर सकते हैं, जैसे कौन कितना सुंदर है ये आप नहीं बता सकते हैं, कौन कितना ब्लैक है ये भी नहीं बता सकते हैं। ये सब के सब क्या हो गया था, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गया था। फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटीज, और सेकंड क्या था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड क्या था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने उसको बोला था जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी से उसको मतलब नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसी क्वांटिटीज को हम लोग बोले थे फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड में आपको मैंने बताया था ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना था, 7 था। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक्स बताया था, एमएलटी टेला। एमएलटी टेला करते रहिएगा, आपको जो है टोटल का टोटल फंडामेंटल जो 7 है सब का सब याद रहेगा। फिर आपको मैंने बताया था ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी उसको बोला जाता है, डी से स्टार्ट होता है ड्राइव। डी फॉर डिपेंड याद रखिएगा, किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। यानी ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है ना, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्लियर है, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारा का सारा टोटल क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। और थर्ड में मैंने देखा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी ऐसा क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस होता है लेकिन उसके पास यूनिट होता है। द क्वांटिटीज which are dimensionless and have a unit are called supplementary quantities। क्लियर है ना, जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल उसका एग्जांपल हुआ था। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फर्दर 2 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को भी मैंने डिटेल से दिखाया था कि 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, और सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फर्दर मैंने यूनिट को डिफाइन किया था। यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। यूनिट को भी मैंने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था, फंडामेंटल यूनिट्स, और उसी को हम लोग बेसिक यूनिट्स बोले थे। सेकंड में क्या था, ड्राइव्ड यूनिट्स, और थर्ड में क्या था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड फोर्थ में क्या था, प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो मैंने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स को आपको मैंने दिखा चुका हूं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो टोटल 7 पढ़े थे उसी का जो यूनिट्स होगा वही क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा। और 7 फंडामेंटल कौन कौन था बच्चों बताइए, एमएलटी टेला, यही 7 फंडामेंटल था। एमएलटी तक मैंने क्या बोला था, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, और टी फॉर टाइम। एमएलटी टेला मैंने बताया था, क्या बताया था, एमएलटी टेला। इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक्स बताया था। एमएलटी टेला, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेम्परेचर, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है ना। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने बताया था कि मास का क्या होता है यूनिट, किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। इस तरह आपको मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी बताया था, क्या था, मोल था। मोल को मैंने डिटेल से आपको बताया था
कि आपको फिगर मोल का बना दिया था, उस तरह कहीं बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है और लोग उसको बताते भी नहीं है। मोल को मैंने उस फिगर को आप देखिएगा, पूरा मोल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, पूरा अच्छे से उसको फिगर बना के मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा मोल से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आप जब जैसे ही 12th वाला इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िएगा इसका यूज आएगा, तो 11th वाला पोर्शन को 12th में आपको यूज आएगा। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, 60 ऐसा लिखिए ना, इफ ऐसा लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 69 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 69 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा और कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा। चलिए देखिए इधर आपको मैंने बताया था कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23। यदि 23 ग्राम लेते हैं तो ये 1 मोल को बताएगा, कितना 1 मोल को। यदि किसी का एटॉमिक मास यदि ग्राम में लिया जाता है तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, कितना मोल का 1 मोल को। अब 1 मोल में कितना आइटम्स होता है 11 नंबर आइटम्स होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े रहिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखिए इतना ग्राम में 1 मोल है, तो इतना ग्राम में कितना मोल होगा। जैसे 23 ग्राम फिर लीजिए, 23 ग्राम फिर लीजिए, तो 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो 23 प्लस 23 प्लस 23 कितना 69 होगा कि नहीं, बोलिए, हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 मोल्स इसमें प्रेजेंट होगा, कितना मोल्स 3 मोल्स। अब बताइए इसको कैसे आप निकालिएगा, डिवाइड करके निकालिएगा कि मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। डिवाइड करके निकालिएगा ना, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, यदि इसको ग्राम में लेंगे तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, मोल्स का जो फिगर मैंने बताया था उसको आप माइंड में रखिए, मोल का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, 10 पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस उस फिगर को आप माइंड में रखिए। इतना अच्छा से आपको डिटेल मैंने बताया था, कहीं मेंशन नहीं है। देखिए टीचर और बुक्स में फर्क होना चाहिए। सब कुछ यदि बुक वाला टीचर पढ़ा दिए तो बुक का थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है लेंदी होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो सब कुछ बुक वाला ही टीचर यदि पढ़ाए तो फिर टीचर बुक में क्या फर्क रहेगा, आप ही बताइए। आप घर में 20,000 का बुक खरीद लीजिएगा तो लाइब्रेरी बन जाएगा, तो फिर इंस्टीट्यूट वाले को 2 लाख 3 लाख देने की क्या जरूरत है। क्लियर है ना। तो इसलिए टीचर का रिक्वायरमेंट होता है और टीचर अच्छे होना चाहिए, बात समझ गया ना। चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जितना मास रहेगा उसको एटॉमिक मास कितना 23, 1 मोल का मास था, ग्राम में लेंगे तो 1 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3। और 1 मोल में कितना पार्टिकल्स 11 नंबर पार्टिकल्स होता है, 6.022 10 टू द पावर 23 मोल को ही घेर करके वो भी लिखे थे, इतना पार्टिकल्स लिखे थे ना, फिगर को उलट के देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा किसका सोडियम का, 1 मोल में कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23, तो इतना मोल में कितना होगा 3 से गुना हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा, इरेज कर सकता है ना इसको। तो आप इस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह का है, 150 ग्राम, ऐसे लिखिए ना, फाइंड द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट in
69 ग्राम, सॉरी 150 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस। इसको आप कैसे निकालिएगा? सल्फेट आयंस का कितना मास होता है बताइए? 32 प्लस 16 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 96। क्लियर है? तो 96 ग्राम यदि लेते हैं तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? 1 मोल में कितना आयंस होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर है? यहाँ 2-3 भी चलता है कहेंगे डेटा में, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान, स्लाइटली फर्क होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना हो जाएगा? 1 मोल में इतना ग्राम। यदि इसको ग्राम में लेंगे तो 1 मोल होगा। याद कीजिए, आपको फिगर बना करके मोल में बताए थे। 96 ग्राम लिए थे तो 1 मोल को बताएगा, यानी किसी आयन का वेट यदि आप ग्राम में लेते हैं तो वो भी 1 मोल को बताता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा 150 ग्राम में 96 ग्राम से भाग दे दीजिए तो यही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि नहीं? डिवाइड कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इतना मोल में कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर से गुना हो जाएगा, इतना आयंस हो जाएगा। यही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रोसेस समझ गए कि नहीं? तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में आंसर उसका दीजिएगा कितना आता है। ये चलो, फाइंड द नंबर ऑफ molecules of hydrogen in 20 ग्राम of हाइड्रोजन। इतना ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है हाइड्रोजन का, कितना होगा हम निकाल सकते हैं ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल का यदि ग्राम में वेट लेते हैं तो 1 मोल को रिप्रेजेंट किया था, याद कीजिए, बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ऑर्डर में वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना? तो इतना में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिएगा तो वही क्या दे देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा। और नंबर ऑफ एटम्स यदि पूछता है तो H2 मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है? 2, तो फर्दर 2 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। इसी में लिख लीजिए ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? तो ये भी आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो कितने लोग इसमें बना दीजिएगा? ठीक है, आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को केवल व्यू करते हैं, लाइक भी उसको किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अब उम्मीद करता हूं कि मोल का आपको डिटेल कंसेप्ट आ गया होगा। देखिए, जो भी पढ़िए आप एकदम डिटेल से पढ़िए ताकि कहीं कंफ्यूजन न रहे। क्लियर है ना? नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा, इसलिए फिजिक्स लोगों को बहुत टफ लगता है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए, आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ाने वाले भी अच्छे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए।
आप लोग ऐसा मत समझिएगा पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए और उसी में आइए, डिटेल से पढ़िए, वो चल भी रहा है भाई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में हम लोग अब देखेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। फर्स्ट में क्या था, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपको मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितना होता है, 7 होता है। एक पॉइंट ऊपर में लिख लीजिए ना, लिखवा दिए थे, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विल बी 7। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, इसलिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स क्या कहलाता है, फंडामेंटल यूनिट्स होता है। ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट। डी फॉर डिपेंड, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे। द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज are called derived units। राइटिंग विजिबल है ना? क्लियर है? सब कुछ क्लियर लिख रहे हैं, आवाज भी क्लियर, राइटिंग भी क्लियर। एग्जाम्पल में स्पीड हो गया, इधर हो गया आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज और इधर ड्राइव्ड यूनिट्स। स्पीड का क्या, मीटर पर सेकेंड। देखिए ना, मीटर का लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, और सेकंड टाइम करता है। ये फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, मीटर भी फंडामेंटल, सेकंड भी फंडामेंटल। वेलोसिटी हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा ना। क्लियर है? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो सकता है। यहां से आप क्या एक पॉइंट देखें कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो सकता है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि वेलोसिटी बराबर स्पीड, यानी फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है लेकिन उसका यूनिट सेम हो सकता है। ये पॉइंट एक नोट कर लेना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने के लिए, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स, ये पॉइंट आपको पूछता है, इसलिए माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ईटीसी बहुत है, कितना लिखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना हुआ था, फंडामेंटल यूनिट 7, लेकिन इसका टोटल नंबर काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो यहां पर एक पॉइंट हम लोग को मिला कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो सकता है। क्लियर है ना? तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज most important point which have same units, यानी दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, वेलोसिटी और स्पीड का क्या हो गया, यूनिट सेम हो गया। यहां पर मे हैव लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, विच मे हैव सेम यूनिट। चलिए इरेज कर सकते हैं ना।
तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होगा बच्चों बताइए? ड्राइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट्स क्या कहलाता है? ड्राइव्ड यूनिट्स। और फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स। अब थर्ड में हम लोग का रह गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो यूनिट्स होगा दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ supplementary quantities are called supplementary units. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या होता है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो इधर हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और इधर हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इलेवन ट्वेल्थ आप लोग फाउंडेशन बैच के लिए थ्योरी डिटेल होना बहुत जरूरी है। नहीं डिटेल होगा आपके पास क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फिजिक्स को आप रट्टा मार करके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। टारगेट बैच में वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है, डिप में उतना नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाना होता है। और टारगेट बैच में केवल बस थ्योरी कम दिया जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो जनरली जो है 11-12 के बच्चे को टारगेट बैच भी नहीं समझ में इसलिए आता है क्योंकि वो 11-12 में डीपली थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। टारगेट में जाते हैं तो टीचर उड़ाना और शुरू कर देते हैं, तो उनको ना तो पहले सही हुआ ना टारगेट में सही हो पाता है। लेकिन मेरे यहाँ का बच्चा का जो फाउंडेशन में क्लास कर चुका है उसको टारगेट में बिल्कुल समझ में आता है। और मेरे यहाँ का बच्चा जो है मैक्सिमम कोशिश रहता है उसको करेंट ईयर में ही रिजल्ट दे देने का, क्योंकि वो डीप में पढ़ता है, जीरो से हाई लेवल तक उसको ले जाते हैं। तो आप लोग डीपली पढ़िएगा, जरूर डीपली पढ़िएगा, तभी आपका कुछ होने वाला है। फर्स्ट में इसका तो दो ही क्वांटिटीज होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन, शॉर्ट में रेडियन RAD लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? RAD। और सेकंड में ST रेडियन, इसको शॉर्ट में SR लिखा जाता है। और ST रेडियन किसका होता है? सॉलिड एंगल का होता है। सॉरी, यहाँ सॉलिड एंगल लिखिए। और ST रेडियन शॉर्ट में इसको SR लिखा जाता है। जब भी दो लेटर से लिखा जाता है यूनिट तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। क्लियर है ना? तो चलिए सप्लीमेंट्री भी हम लोग डिटेल से देख ली। ये दो ही होता है, एक रेडियन और दूसरा ST रेडियन। अब लास्ट वाला हम लोग का बच गया प्रैक्टिकल यूनिट्स। चलिए उसको देखते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होता है। इसको आप नोट कीजिए जल्दी। चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? 2 होता है। अभी मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? 2 होता है। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है ST रेडियन। अब चौथा हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स में देखिए क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स में और मे नॉट बिलोंग टू एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब आगे आपको बताया जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो APS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है। तो ये किसी में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कहने का मतलब कि प्रैक्टिकल यूनिट APS भी हो सकता है, MKS भी हो सकता है, उससे बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आगे आपको बताएंगे 4 पार्ट में होता है।
एक तो सीजीएस यूनिट सिस्टम हो गया, दूसरा एफपीएस यूनिट सिस्टम, थर्ड में एमकेएस यूनिट सिस्टम और फोर्थ में एसआई यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एपीएस में होता है फुट पाउंड सेकेंड, आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को कभी कभी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। तो चलिए उसको डिटेल से आगे हम देखेंगे। तो कहता है कि प्रैक्टिकल यूनिट ये इसमें से किसी से भी बिलोंग कर सकता है या बिलोंग नहीं भी कर सकता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल में, जैसे 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर होता है, और 1.6 किलोमीटर को आप मीटर में कीजिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा कि नहीं, बोलिए। इसका मतलब कि 1600 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा तो इतना मीटर। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए ये प्रैक्टिकल यूनिट है। क्लियर है? ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट जो है ये 4 सिस्टम में से बिलोंग कर गया है। किससे बिलोंग करेगा? एसआई सिस्टम से। एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर है ना? एसआई से क्या हो गया? बिलोंग कर गया। क्लियर है? लेकिन माइल जो है इसमें से कोई भी यूनिट सिस्टम से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकल है। मीटर भी प्रैक्टिकल है, तो मीटर वाला ये 4 में से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना? एसआई से बिलोंग कर रहा है, इसका भी मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इससे भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना? लेकिन किलोमीटर इसमें से किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है, माइल भी किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिकल यूनिट्स में और मे नॉट बिलोंग टू एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए इसको किसी भी यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देख लीजिए मीटर में हो गया। क्लियर है ना? और इसको सेंटीमीटर में कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला में आ जाएगा। तो देखिए एसआई को किस में चेंज कर रहे हैं? सीजीएस में। तो इसको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 1.6 इंटू 10 टू पावर 2 और बढ़ जाएगा ना, 100 से गुना होगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए सीजीएस से बिलोंग कर गया, ये एसआई से बिलोंग कर गया। क्लियर है ना? तो कहता है कि बट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब दिखाया जा सकता है इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां से आप नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिटेल से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यूनिट्स हम लोग कितने तरह से देखे थे। फर्स्ट में क्या था? फंडामेंटल यूनिट, सेकंड में क्या था? डिराइव्ड यूनिट, थर्ड में क्या था? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड फोर्थ क्या था? प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये आपको चारों को मैंने डिटेल से पढ़ा चुका हूं। जितना हम डिटेल से आपको पढ़ा दिए, ये इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जजमेंट भी कर सकते हैं, कहीं भी आपका फ्रेंड्स पढ़ रहा हो, आप मेरे से मैच कराइए, मेरा आगे रहेगा। ये मैं वादा करता हूं, मेरा आगे रहेगा। और देखिए टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक है बनना शुरू हो जाएगा। और हवा में तीर चलाने से आपको क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। कितना फिजिक्स को रट के बनाइएगा, लास्टली आप हार जाइएगा और लास्ट में बोलिएगा कि फिजिक्स यार इतना टफ है। यार ये टफ होता तो क्या इसको ऊपर से गॉड आएंगे पढ़ने और अल्लाह पढ़ने आएंगे क्या? हम ही आप लोग पढ़ते हैं ना। तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं और आपको कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो मैंने डिटेल से आपको इसको समझा दिया, आप इसको रेडी कर जाइएगा।
जितना स्टार मार रहे हैं पॉइंट, सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कहीं से उठा करके आपको क्वेश्चन में डाल देगा। चलिए देखिए, तो आप यहां से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि सर आपने बोला कि इसको किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे से देखिए, यहां से तो दो के फॉर्म में आ गया, सीजीएस और एसआई और एमकेएस तक तो आ गया। अब चलिए एफपीएस में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे से देखिए, 1 इंच बराबर होता है, ये इंच का सिंबल होता है, किसका, इंच का, इसको हम लोग 1 इंच बोलेंगे। अरे यार ये 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। और फुट का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं, डैश से, सिंगल डैश रहेगा तो फुट होता है, और डबल होता है तो क्या होता है, इंच होता है। तो 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, तो 12 में कितना हो जाएगा, बोलिए, लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर को आप फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्लियर है। तो इतना सेंटीमीटर बराबर 1 फुट है, तो इतना सेंटीमीटर में कितना फुट, तो उतना से डिवाइड कर देंगे तब फुट आ जाएगा, कितना फुट होगा। इसका मतलब कि वो किस में चल जाएगा, एफपीएस सिस्टम में चला जाएगा, जब इसको हम फुट में कन्वर्ट कर देंगे तब। यानी कितना इसको लिख सकते हैं, 1.6 10 to the power 5 और डिवाइडेड बाय, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 into 2.54, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो इतना फुट हो जाएगा। तो ये एफपीएस सिस्टम में हो गया, किस में हो गया, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड होता है, क्लियर है ना। तो देखिए आप डिफिनीशन को पढ़िए, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये चारों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं, कर दिए। तो चारों यूनिट सिस्टम के टर्म में आपको एक्सप्रेस कर दिया गया, तो उस लैंग्वेज को आप समझ गए हो जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्लियर है ना। तो क्या प्रैक्टिकल यूनिट होगा ये आपको मैंने डिटेल से समझा दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एकदम क्लियर कट करते हुए आप पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा आएगा। इसी चैप्टर में पढ़िएगा एरर इन मेजरमेंट, वो तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ईच ईयर आपको नीट हो या आईआईटी हो एकदम फिक्स है क्वेश्चन रहेगा। जाइएगा क्वेश्चन पेपर उलटिएगा, आपको इंजीनियर जयसिंह वाला बात आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि सर ने बोला था कि एकदम 100% क्वेश्चन रहेगा, तो रहेगा, एकदम फिक्स है, रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। लेकिन बहुत लोगों को ये बोला जाता है सब जगह कि बेटा ये बाद में पढ़ना लास्ट में, और लास्ट में लोग पढ़ाते भी नहीं, बोलते हैं सिलेबस सब खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अपने से पढ़ लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो लिखिए इसको। तो जितने लोग हैं, जितना जल्दी आप बैच को ज्वाइन कीजिए उतना ही अच्छा रहेगा, और ऑफलाइन बैच में डिटेल से चलेगा और सिलेबस भी फास्टली होगा। यूट्यूब में क्या होता है कि देखिए टाइम टेकन हो जाता है वीडियो बनाने में, और हो भी नहीं पाता है। तो आप लोग रेडी कीजिए, और उम्मीद करते हैं करंट ईयर में आप लोग रिजल्ट दीजिएगा। तो ठीक है, और इसमें लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसलिए ऑफलाइन में 1.5 घंटे का एकदम आराम से क्लास होता है। इसमें देखिए लगभग हाफ आवर का ही आपको मैंने वीडियो बनाया, और इसके अगले क्लास हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये आपको बताया जाएगा डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितना था, 7 था, 7 को डिटेल से हम डिफिनीशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायमेंशन पर। डायमेंशन क्या होता है उसको डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद
एरर्स इन मेजरमेंट में एंट्री करेंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का हम लोग 5 यूज पढ़ेंगे। 5 यूज में से जो है लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा नीट में क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए आगे अब हम लोग डिटेल से फिर देखेंगे। आज का कहानी इतना ही। आप लोग पढ़िए मन से और करेंट ईयर में आप लोग रिजल्ट दीजिए और सारे पेपर को बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा। तो हो गया, नोट किया हुआ ना? तो आज इतना ही। आप लोग पढ़िए मन से। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।